अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं बच्चों। और हम लोग जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 15 को कंटिन्यू किए हुए हैं। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 15 में लेक्चर नंबर 4 पे हैं और आज का बच्चों हमारा टॉपिक है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आमतौर पे इमोशनल ईएमएफ के साथ मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा जो हमारे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं ई कैट और एम कैट, उनमें फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका एक्सप्रेशन है और जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारा एक शॉर्ट लेक्चर इस हवाले से है कि इसमें सिर्फ हमने फेराडेज लॉ को ही डिस्कस करना है। मोशनल ईएमएफ को हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको उस पार्ट में और फेराडेज लॉ को इस पार्ट में लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फेराडेज लॉ की स्टेटमेंट से और उसके बाद फिर हम उसको प्रूफ करते हैं और फिर उसके रिजल्ट पे कुछ बात करते हैं। ऑलराइट बच्चों, चलें जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है फेराडेज लॉ की स्टेटमेंट। अगर इस लॉ की स्टेटमेंट को हम देखें तो बच्चों स्टेटमेंट में हमारे पास ये है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ n turns is equal to negative of the rate of change of flux in the coil। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फेराडेज लॉ की स्टेटमेंट है जो कि वन ऑफ द स्टेटमेंट्स है। मींस इसको अल्फाज कुछ और भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो यही होगा। तो इसमें जो ये है कि एक्चुअली फेराडे लॉ जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करता है, जो कि हमारा इस चैप्टर नंबर 15 का मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये जो किसी भी कॉइल में जो प्रोड्यूस होगी, लेट्स से कि उस कॉइल के n टर्न्स हैं, राइट, इज इक्वल टू, तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इस कॉइल के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। सो फेराडे लॉ जो है ये एक्चुअली जो बात करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ऐसी ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट विल बी एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उसका जो रिलेशनशिप बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ, वो भी हम देखेंगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। जितना किसी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, उतना उस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चों। तो इस हवाले से पहले ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ हमारे सामने आती है। तो एक्सपेरिमेंट बच्चों कुछ इस तरह से हम करते हैं कि हम कंडक्टिंग रॉड्स लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में किया था। तो जो सिचुएशन कुछ यूँ है कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, राइट। ये ड्राइंग में आपके सामने करता हूँ। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, लेट्स से ये रॉड बना है कॉपर से, और इस तरह का एक और कंडक्टिंग रॉड हम ले लेते हैं। ये जो कंडक्टिंग रॉड है, दिस इज़ अनदर कंडक्टिंग रॉड, और ये उससे कुछ फासले पर पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद इन दोनों कंडक्टिंग रॉड्स को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर देना है। ये गैल्वेनोमीटर अटैच है इसके एंड के साथ। अब यहाँ पे बच्चों हमने एक और कंडक्टिंग रॉड जो है इसके ऊपर रखना है। लेट्स से दैट कंडक्टिंग रॉड हैज़ लेंथ L एंड इज़ प्लेस्ड ऑन दीज कंडक्टिंग रेल्स, राइट। ये भी कंडक्टिंग रॉड, ये भी एक कंडक्टिंग रॉड है और इसको हमने इन दोनों रेल्स के ऊपर प्लेस किया है। अब ये जो कंडक्टिंग रॉड हमने यहाँ पे रखा है, इसकी जो एंड्स हैं उसके वो हैं A B,
इस कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ है दैट इज़ L, और एक क्लोज्ड लूप बनाने के लिए मैं इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमने ली है दैट इज़ इनटू द प्लेन, राइट। ये जो क्रॉसेस मैं लगा रहा हूँ दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज़ डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, राइट। और भी बनाया जा सकता है, लेट्स से कि इतना यहाँ पे काफ़ी है। अब ये सिचुएशन जो हमारे पास एक सेटअप हमने बना लिया जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसमें जो अब ये है कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और फिर ये रॉड जो है ए बी ये मूव करेगा इन दोनों रेल्स के ऊपर। अब जो एक्चुअली हमने यहाँ पे सिचुएशन बनानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, हम ये चाहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की सिचुएशन क्रिएट हो और फिर उसके नतीजे में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो। तो फिर दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा उसको हम देखेंगे कि दोनों का आपस में रिलेशन किस तरह का बनता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमारे पास है या हमने प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो भी क्रिएट करें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए जो हमारे पास ये होगा कि हम इस रॉड को पुल करेंगे, इस रॉड को मूव कराएंगे और फिर उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा। ठीक है, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो टोटल एरिया है यहाँ पर जहाँ पर ये कंडक्टर मौजूद है, इस वक्त जो एरिया है दैट इज़ ABCD, राइट। दिस इज़ एन एरिया ABCD। अब जैसे ये जो रॉड है ये मूव करेगा तो फिर ये जो एरिया है वो चेंज होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। ठीक है बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ इनटू द प्लेन और ये एरिया है ABCD। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। ये तो हमें पता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग through an area is known as flux। इसका मतलब है ये जो ABCD एरिया है यहाँ पर एक फ्लक्स मौजूद है, राइट। देयर इज अ फ्लक्स इन दिस रीजन, दैट फ्लक्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब जब तक ये रॉड यहाँ पे फिक्स्ड है, AB रॉड यहाँ पे फिक्स्ड है, उस वक्त तक ये एरिया भी फिक्स्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड है दैट इज़ कांस्टेंट, तो उस केस में जो फ्लक्स है दैट विल बी कांस्टेंट, राइट। फ्लक्स इज कांस्टेंट, राइट, इन द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन AB रॉड इज नॉट मूविंग। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। AB रॉड फिक्स्ड है तो ये एरिया भी फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है और ये फ्लक्स भी कांस्टेंट है। अब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बनाना है तो उसके लिए फिर इस रॉड को मूव कराएंगे इस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये रॉड जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए ये जो रॉड है ये अपनी इस इनिशियल पोजीशन AB से लेट्स से जो कि यहाँ से मूव करता हुआ ये जो कंडक्टर है ये यहाँ से मूव करता हुआ बच्चों इस नई पोजीशन पर आ गया और इस नई पोजीशन का नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ A', B'। ठीक है, अब देखिए बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की सिचुएशन बनी जब ये रॉड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो अब ये जो एरिया है ABCD एरिया जो है नाउ दैट इज इंक्रीजिंग, राइट। सो द एरिया व्हेन रॉड मूव्स, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हेन रॉड मूव्स टू द राइट, व्हेन रॉड मूव्स टू द राइट द एरिया ABCD इंक्रीजेस। ठीक है ना, अब ये एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर ये एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया विल इंक्रीज। ठीक है ना, ये सिचुएशन बन जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इंक्रीजेस, दैट मीन्स नाउ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, इस कंडक्टर के मूव करने का रिजल्ट ये निकलेगा बच्चों कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। व्हेन द रॉड स्टार्ट्स मूविंग ऑन दीज रेल्स the area increases and hence the flux increases। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि जब इस कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है जी, तो रिजल्ट ये निकला कि व्हेन द रॉड मूव्स
on the rails, the rate of change of flux increases। लो तो ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग है हमारे पास, इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर आएगी, राइट। और इस कंडक्टर ए बी के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा होती है। इसके लिए जो हमने टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, राइट। तो इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ पैदा होगी। वो जो मोशनल ईएमएफ पैदा होगी दैट विल बी, वी नो दैट मोशनल ईएमएफ इज माइनस वी बी एल टाइम्स साइन थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये हमारा टॉपिक था मोशनल ईएमएफ, उसमें हमने ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, राइट। इसमें बच्चों मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें जो v है दैट इज स्पीड ऑफ द कंडक्टर, b जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर, l जो है दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b, ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस गिवन सिचुएशन में यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 90। सो मोशनल ईएमएफ इन दिस सिचुएशन इज माइनस वी बी एल ओनली, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई कि v जो है दैट इज स्पीड ऑफ कंडक्टर, b मैग्नेटिक फील्ड, l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जो इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ जो है वो लगानी है और वो वैल्यूज़ मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए बच्चों, लेट्स से कि ये कंडक्टर जो है वो इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पर गया, तो इस कंडक्टर ने जो डिस्टेंस मूव किया लेट्स से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट डिस्टेंस इज डेल्टा x, ठीक है जी। और इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाते हुए टाइम कितना लगा, लेट्स से दैट टाइम इज डेल्टा t। सो वी डिफाइन v which is velocity और speed that is equals to delta x over delta t, ठीक है। सब बच्चों को पता है कि जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो इसकी जो स्पीड होगी या इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड इन हाउ मच टाइम, सो दैट वी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय टी। इसको इसमें पुट कर दें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी टाइम्स बी टाइम्स एल। अब ये एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन में बच्चों हम डेल्टा x जो है इसके साथ l लिख लेते हैं, राइट। डेल्टा x मल्टीप्लाइज l अपॉन डेल्टा t इंटू बी। अब जो फिगर में अगर आप लोग देखें तो डेल्टा x जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, ये वाला डेल्टा x है, और l जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है ना। जब ये मल्टीप्लाई होगा डेल्टा x इंटू एल तो बच्चों ये बनेगा एरिया, the area that this conductor has moved from its initial position to final position, ठीक है ना। delta x is this much distance and L is this much, so delta x times L will be the area moved by conductor। अब जितना ये एरिया मूव किया है अगर उसको इसको डेल्टा एक्स को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो सिचुएशन बनेगी दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन टी और इसके साथ टाइम्स कर दें बी, ठीक है जी। अब ये भी जो डेल्टा ए जो है दिस इज दिस मच एरिया विच द कंडक्टर हैज़ मूव्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब अगर इस डेल्टा ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आप गैस करें ये क्या चीज़ बनेगी, राइट। एरिया मल्टीप्लाइज विद मैग्नेटिक फील्ड। सोच रहे हैं आप लोग क्या चीज़ बनेगी, दैट बिकम्स फ्लक्स। तो यहाँ पे बच्चों जो डेल्टा ए है टाइम्स बी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू फ्लक्स, दैट इज चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा ए द एरिया इज चेंजिंग, दिस डेल्टा ए इज चेंजिंग बिकॉज द कंडक्टर इज मूविंग, so if this area is changing multiply b will become flux which is also changing, the flux is also changing। तो इसको अगर मैं इसमें रिप्लेस करूं तो फिर हमारे पास बच्चों जो EMF बनती है दैट इज माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सो दिस डेल्टा ए टाइम्स बी इज डेल्टा फाई, सो दिस बिकम्स मोशनल EMF और इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर जनरलाइज हम कर दें, ये भी रिजल्ट है, ये भी एक तरह से रिजल्ट है, लेकिन अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं और ये कहूं कि ये जो कंडक्टर था हमारे पास ए बी या एल लेंथ, ये एक कंडक्टर नहीं है बल्कि ये नंबर ऑफ
कंडक्टर्स या एक कॉइल की फॉर्म अगर इसमें बन जाए, मतलब बहुत सारे एक कंडक्टर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, इस तरह नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है ये हमने यहाँ पे रखे हैं, तो देन EMF विल इंक्रीज। तो फॉर n टर्न्स, लेट्स से फॉर n टर्न्स इन टर्म्स ऑफ कॉइल, अगर ये कॉइल की फॉर्म हो जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हों उसके, तो उस केस में फिर यही जो EMF है दैट विल बिकम्स n टाइम्स, सो नेगेटिव n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। दिस विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Faraday's लॉ। और जो आप लोग देखें, अगर इसको कंपेयर करें, इसको पढ़ें आप लोग उस डेफिनेशन से जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी, तो जो इसकी स्टेटमेंट जो है हमारे पास, जो Faraday's लॉ की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो एवरेज इंड्यूस्ड EMF, ये जो EMF है, ये जो साइन है दैट इज़ फॉर EMF, तो इस साइन का मतलब है कि एवरेज इंड्यूस्ड EMF वो EMF जो इंड्यूस होगी इस कंडक्टर में ड्यू टू इट्स मोशन इन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स। यहाँ पे वर्ड कॉइल आया है, सो दैट्स ओके। ये जो कंडक्टर है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कॉइल, इफ़ वी यूज़ नंबर ऑफ वायर्स सो दैट बिहेव एज ए कॉइल। सो एन इंड्यूस्ड EMF इन दिस कॉइल, right, in a coil of n turns is equal to negative of the rate of change of flux. So this mathematical expression is exactly according to this statement. So this EMF, induced EMF, is equal to negative of the total n times, negative of n times the total rate of change of flux. तो इसको जो हम थोड़ा इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट्स से कि अगर इसको मैं n को कांस्टेंट ले लूँ, तो n को अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ तो ये जो EMF है नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि इंड्यूस्ड EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, राइट। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को कि इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to negative of rate of change of flux. This is also statement of Faraday's law. ठीक है बच्चों? So induced EMF in any coil is proportional to negative times rate of change of flux. ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड EMF पैदा होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो बच्चों आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपसे जब एक्सप्लेन किया था आपको पहले टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स, तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें बेसिकली हम इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट को ही फोकस करते हैं। और इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है दैट आर ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है तो फिर इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा। तो ये दो वर्ड्स जो हैं ये आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखने इस चैप्टर को पढ़ते हुए। इंड्यूस्ड EMF आपने फाइंड करनी है या इंड्यूस्ड करंट आपने फाइंड करना है। हर टॉपिक में आप देखेंगे कि आपने या तो इंड्यूस्ड EMF की बात करनी है या इंड्यूस्ड करंट की बात करनी है, और उसके लिए हमेशा आप लोगों ने उसकी जो वजह है, जो उसकी रीज़न है, वो उस पर फोकस करना है, और वो क्या है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है अगर नहीं है तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दें कि वहाँ पर इंड्यूस्ड EMF और फिर इंड्यूस्ड करंट भी नहीं है। ठीक है, पहले इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है, फिर उस इंड्यूस्ड EMF के नतीजे में इंड्यूस्ड करंट होता है, राइट। सो ये दोनों इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो हैं दैट आर प्रोड्यूस ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है। और फैराडे लॉ ये कहता है कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी इंड्यूस्ड EMF भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहाँ पे कम है उतनी इंड्यूस्ड EMF भी कम है। आप इस कंडक्टर को इस तरह से मूव कराएं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पैदा हो, तो उसके नतीजे में इस कंडक्टर के अंदर जो मोशनल या इंड्यूस्ड EMF आएगी वो उतनी ज़्यादा हो। आप इसको यूँ मूव कराएं, स्लो मूव कराएं, या इस तरह मूव कराएं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसके नतीजे में जो इंड्यूस्ड EMF आएगी उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। सिंपल। सो इंड्यूस्ड EMF इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऑलराइट बच्चों, तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है
इसमें जो नेगेटिव साइन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी आपसे बात की है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों पैदा होते हैं ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है कि ये कितना ज़्यादा होगा, ये कितना कम होगा, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 350 वोल्ट, दैट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन से ताल्लुक नहीं, दिस इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड नंबर, दिस इज अ स्केलर नंबर, राइट। सो इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कम या ज़्यादा होगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन मीन? इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, उसको मैं आपको बताने के लिए लेंज़ेस लॉ आपसे डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 5 में, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो बता देता हूं। और वो जो इस तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो ईएमएफ है इसको हम ओम्स लॉ से, किसी भी ईएमएफ को ओम्स लॉ से हम IR लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में लिखूं, सो दिस IR इज़ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। या अगर प्रोपोर्शनल साइन खत्म करें तो आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और इसके साथ आएगा n, राइट। अब यहाँ पे बच्चों इसको मैं r को अगर उस तरफ ले जाऊँ तो हमारे पास आता है I इज इक्वल टू n ओवर r डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जो n ओवर r है, या यहाँ पर हमारे पास जो n अपॉन r है, दैट इज़ कांस्टेंट, right? So n over r is constant, so I is negative time constant delta phi upon delta t. So I is proportional to negative delta phi upon delta t. ये जो negative sign है that is actually linked with this I. This negative sign is linked with this I. अभी हम इस पे बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, विच इज़ लेंज़ेस लॉ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है, जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे पैदा होता है ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सर्किट। ठीक है, तो दैट अपोजेस मीन्स दिस नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो इस नेगेटिव साइन को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा लेंज़ेस लॉ में, विच विल बी आर लेक्चर नंबर 5। फैराडेज लॉ में हम यही तक रहेंगे, ये इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन के लिए ये डायग्राम यूज़ करेंगे, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर ये वाला रिजल्ट, और उसके बाद यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये अगर आपने लिखना है तो ठीक है, अगर नहीं लिखना तो दैट्स ओके, दैट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ तक फैराडे लॉ जो है वो कंप्लीट हुआ। और बच्चों इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में, वो आप लोग इस एक्सप्रेशन से, इस फाइनल एक्सप्रेशन से -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ EMF, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समटाइम्स इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को इस फॉर्म में दिया जाता है, तो फिर हम डेल्टा फाई की जगह डेल्टा A टाइम्स B लिख लेंगे, और हो सकता है कि फिर इसको भी आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, ये वाली सिचुएशन हो, उसमें डेल्टा एक्स टाइम्स एल लिखा होगा, वट। तो ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा, तो आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स दिए होंगे और कुछ फैक्टर जो है वो पूछे होंगे, कोई एक आधा फैक्टर पूछा होगा तो उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग एक लेक्चर इस पर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और इसको जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों आपसे लेक्चर नंबर 5 में, और उसमें हमारा टॉपिक होगा लेंज़ेस लॉ। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।